चलिए यारों, let's revise chapter number 2. Chapter number 2 is another good chapter, nice chapter. We'll get a lot of short note type की questions from this chapter also. चलिए, अगर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट है. सबसे पहले बात करता है जनरल बात, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह. इसमें भी हम स्टार मार्क करेंगे टॉपिक्स को जिससे हम एग्जाम में अपेक्षा कर रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने की. ना 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 पूछेंगे ही पूछेंगे डेरिवेटिव पे एक सवाल. उसके बाद में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टार मार्क टॉपिक हो जाता है. उसके बाद में ब्लॉक डील बल्क डील स्टार मार्क टॉपिक हो जाता है. उसके बाद में सेंसेक्स निफ्टी स्टार मार्क टॉपिक हो जाता है. उसके बाद में मार्केट सर्विलेंस स्टार मार्क टॉपिक हो जाता है. और ये सब स्टार मार्क टॉपिक्स होते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर. चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं. शुरुआत में इजी है, स्टॉक एक्सचेंज. चलिए स्टॉक एक्सचेंज ये क्या कहता है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग. आप यहां से बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और ये रिफ्लेक्ट करता है हेल्थ ऑफ द कंपनीज इकोनॉमी. हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है. मां इधर आओ, चलो इधर आओ. मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग. So what is stock exchange? Stock is nothing but it's a marketplace wherein you can buy shares, you can sell shares. आप buy कर सकते हैं, sell कर सकते हैं shares को मस्ती में. Wonderful. उसके बाद में it reflects the health of country's economy. जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये भी health बताता है. जो कैपिटल मार्केट है वो भी हेल्थ बताता है. बैरोमीटर है, जो सिक्योरिटीज है वो भी हेल्थ बताते हैं. हाँ, बहुत अच्छी बात है, सब हेल्थ बताते हैं. बहुत अच्छा. जैसे कोई यहाँ से चेक कर रहा है, कोई यहाँ से चेक कर रहा है, कोई यहाँ से चेक कर रहा है, तो ये सब अपन को कंट्री की जो हेल्थ है वो बता रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेटस बता रहे हैं, बैरोमीटर है. उसके बाद में इट इज डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एज. व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? जो हमने पढ़ा है वही. इट्स अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल prior to corporatization demutualization, and उसके बाद में it is what? It is a body corporate under Companies Act under corporatization demutualization और otherwise. जो हमने SCR में definition पढ़ी थी वही की वही. और उसके बाद का एक पार्ट बहुत अच्छा है एंड में जो था, for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of stock exchange. सेम आता है यहाँ पे भी. उसके बाद में ये बताते हैं कि एक शेयर की इंट्रिंसिक वर्थ, एक रियल वैल्यू शेयर की स्टॉक एक्सचेंज से पता चलती है. रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने भगवान का नाम लेके लिखना शुरू कर दिया कि क्या क्या रोल है स्टॉक. 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिखना रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. एक्ट्स एज कंटिन्यूअस मार्केट. नहीं आएगा, डरो मत, ठीक है. एग्जाम में 5, 4 ऐसा चलता रहता है. रोल ऑफ, और एक आधा क्वेश्चन 6 का आ सकता है कभी. रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एक्ट्स एज कंटिन्यूअस मार्केट, चलता रहेगा. रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटीज इवैल्यूएशन, जो हमने वहां पे पढ़ा था वैसे ही कि सिक्योरिटीज के प्राइस को इवैल्यूएट करके बताता है. मोबिलाइजेस सेविंग, सेम पॉइंट जो उधर पढ़ा था, जो हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि सेविंग्स को मोबिलाइज करता है. हेल्दी स्पेकुलेशन, सट्टा कराते हैं. अच्छा, जो कल करके देखा मजा आ रहा था ना वो. उसके बाद में प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, सेबी को बनाया टू एंश्योर दैट इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड. एंश्योर्स लिक्विडिटी, इट एंश्योर्स दैट द लिक्विडिटी इज देयर, एनीवन हु वांट्स टू सेल सिक्योरिटी कैन कंफर्टेबली सेल सिक्योरिटीज. एक्ट्स एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, वही चेक करो कि अपनी इकोनॉमी का स्टेटस कैसा चल रहा है. एक्सरसाइज विजिलेंस और कंट्रोल ऑन कंपनीज, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड होती है उस पर सुपर कंट्रोल चल रहा है. हमने एलओडीआर पढ़ा ना, क्या क्या चीजें बोलते हैं. इतने डायरेक्टर को अपॉइंट करो, एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करो, एक आप हर क्वार्टर के एंड में हमको हिसाब दो कि इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का है, विजिल मैकेनिज्म बनाओ, विसिल ब्लोअर पॉलिसी बनाओ. कितनी रिक्वायरमेंट रख रखी है. तो बहुत विजिलेंस है, कंट्रोल है कंपनीज के ऊपर जो लिस्टेड है. अट्रैक्ट्स फॉरेन कैपिटल, सिंस कंपनीज आर लिस्टेड वो इंडिया के बाहर से भी कैपिटल रेज कर सकती हैं. सेफ्टी ऑफ कैपिटल फेयर डीलिंग, ये स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर करता है. एंड रेगुलेट कंपनीज मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट को भी बताता है इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, इतने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो व्हाट इज दिस? दिस इज रूल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. वापस जो हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़े वो कॉमन टॉपिक्स उन्होंने रिपीट किए हैं. सेविंग को मोबिलाइज करेगा, प्राइस आइडेंटिफाई करके बताएगा, सेटलमेंट अच्छे से करा देगा. ये सब चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ के जाना तो कंफ्यूजन नहीं हो. भारत में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई एंड बीएसई. भारत में और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेड जिस पे होती है वो है एनएसई और बीएसई. फिर उन्होंने बताया रेगुलेटर ऑफ सेकेंडरी मार्केट. हमने वहां पे पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑन सिक्योरिटीज मार्केट. यहां पे भी दिया, देखो बात तो वही है ना. सेबी, कंपनीज एक्ट, एससीआरए, डिपॉजिटरीज, वंडरफुल, पढ़ेंगे सब. उसके बाद में आता है ट्रेडिंग मैकेनिज्म. अभी बता रहे हैं कि भारत में ट्रेडिंग कैसे होती है, उधर भी पढ़ा बताया था. वापस कल ही हमने ट्रेड किया है. मुझे बताओ, मैंने जैसे शेयर खरीद लिया, ऐसा स्विगी जैसे डिलीवरी आया क्या? ये आपके शेयर नहीं आया ना, बिकॉज द ट्रेडिंग इज डन इन डीमैट फॉर्म. कल हमने किया कैसा? स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग. अभी इंडिया में क्या है? T+2 मॉड्यूल, तो T+2 ही बोल रहा है, बहुत जल्द चेंज होकर T+1 T+0 होने वाला है. उसके बाद में ऑर्डर रिसीव्ड आर मैच्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन स्ट्रिक्ट प्राइस टाइम प्रायोरिटी. याद आ रहा है? प्राइस टाइम प्रायोरिटी. कल हम जब ट्रेड कर रहे थे तो प्राइस के हिसाब से हो रहा था कि प्राइस के हिसाब से ट्रेडिंग होगी. और कभी कभी यार प्राइस आगे हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमसे पुराने ऑर्डर भी तो पेंडिंग हो सकते हैं. अगर प्राइस के बाद में सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है टाइम को. उसके बाद में इक्वल एक्सेस टू एबिलिटी. देखो हम लोग भी कल ट्रेड कर पा रहे थे, कोई ऐसा नहीं कि कोई कर सकता है कोई नहीं, किसी लोगों को एक्सेस दिया है. एवरीवन इज गिवन एक्सेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज.
उसके बाद में आपके शेयर्स पूरे के पूरे डीमैट फॉर्म के अंदर ही होते हैं, एक्सेप्ट फॉर ट्रांसमिशन वगैरह, ट्रांसमिशन ट्रांसपोजिशन ये सब कर देंगे, अदरवाइज आपके डीमैट के अंदर ही होना चाहिए। और आजकल तो वहां पे भी डीमैट कंपलसरी कर रहे हैं। अनलिस्टेड शेयर्स भी डीमैट में होने चाहिए। अरे अभी तो रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी डीमैट में होने चाहिए। तो ऑल द शेयर्स हैव टू बी इन डीमैट फॉर्म। ये ट्रेडिंग मैकेनिज्म। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी याद आ रहा है? लिस्टेड एंड परमिटेड। जिन कंपनीज का अग्रीमेंट हुआ है स्टॉक एक्सचेंज से और वो वहां पे लिस्ट हुई है, दोस कंपनीज व्हिच हैव अ लिस्टिंग अग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज, दोस कंपनीज आर टर्म्ड एज लिस्टेड कंपनीज। बट दोस कंपनीज व्हिच डू नॉट हैव एन अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज, they have been allowed to operate on a stock exchange because they have been already listed on some other stock exchange. These companies are termed as permitted companies. तो जिनका डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट है वहां पे लिस्टेड कंपनीज, जिनका स्टॉक एक्सचेंज के साथ डायरेक्ट अग्रीमेंट नहीं है, वो कहीं और लिस्टेड थे, इसलिए उनको अलाउ कर दिया। दीज आर परमिटेड सिक्योरिटीज। वंडरफुल। उसके बाद में मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? जबरदस्ती का एक और टॉपिक आता है। मार्केट इंटरमीडिएट्स है पार्टिसिपेंट्स। हमने लिखा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, डीपी, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, कस्टोडियन, मार्केट इंटरमीडिएट्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, और दूसरे में जितने लिखने लिखो। फिर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिखो, डिबेंचर ट्रस्टी लिखो, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट लिखो। तो ये सब में आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि मार्केट पार्टिसिपेंट अगर पूछ लिए तो हमें यही लिखने हैं। हमने एससीआरए पढ़ा, वहां से स्टॉक एक्सचेंज लिख देंगे। हमने सेबी एक्ट पढ़ा, वहां से हम सेबी एक रेगुलेटर की तरह लिख देंगे। हमने डिपॉजिटरी पढ़ा, वहां से डिपॉजिटरी डीपी लिख देंगे। हमने इंटरमीडिएट का चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर हमने ब्रोकर पढ़ा, हमने पोर्टफोलियो मैनेजर पढ़ा, ये सब भी हम लिख सकते हैं। तो ये होंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद में आता है हमारा ETF। अब ये पहला टॉपिक, सिक्स्थ से हमारे ऑर्गेनाइज टॉपिक शुरू हो जाते हैं। ETF व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब इसका उन्होंने कैसे पढ़ा था? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हुए। तो सबसे पहले बेसिक चीज, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स refers to a fund which are traded on exchange and they collect money from investor, give them shares or units and invest it in index, commodity, bonds और basket of security। वापस एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन आना चाहिए। What do you mean by exchange traded funds? ETF। Exchange traded funds refers to a fund, since उनका नाम ही exchange traded funds, they are traded on exchange, they collect money from investor, they give them either units और they give them shares, क्योंकि कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो they give them either units or shares and they invest this money where either in the index or the commodity or bonds और basket of securities। ये ETF। अब इसके बाद में जो 4 पॉइंट है म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हुए लिख सकते हो। 3 और पॉइंट, ETFs are traded like a common stock unlike mutual fund। ETFs have lower fees, mutual funds have higher fees। ETFs have higher daily liquidity, mutual funds have lower liquidity। इस प्रकार से एग्जाम में ETF लिखा जा सकता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यही म्यूचुअल फंड के टाइप्स में भी था। तो अब एक ही बार पढ़ेंगे, कहीं से भी पूछा जाएगा तो यही ETF आप लिखोगे हर जगह पे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, these are funds which are traded on exchange, which collects money from investor by issuing them units or shares and invest this money in index, commodities, bonds और basket of securities। ETF। उसके बाद में आता है हमारा अपना डेरिवेटिव। चलिए आ रहा हूं। डेरिवेटिव refers to an instrument which does not have any value of its own, it derives its value from the value of underlying asset। ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट हो गया। डेरिवेटिव के एग्जांपल फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये 3 एग्जांपल याद रखने हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन आपको याद रखने फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस। जैसे कि और लिखे देखो, स्वैप, कैप, फ्लोर, कॉलर, ऐसा। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है? हम फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शंस। उसके बाद में आता है डेरिवेटिव इंक्लूड्स अ सिक्योरिटी। ये डेफिनेशन है एससीआरए वाली। डेरिवेटिव इंक्लूड्स अ सिक्योरिटी derived from, एक ऐसी सिक्योरिटी which is derived from some loan, share or any debt instrument। कोई भी ऐसा डेरिवेटिव means a security which derives its value from any share, loan or debt instrument। दूसरी चीज, डेरिवेटिव refers to a contract which derives its value from value of some other security or index। उसके बाद में डेरिवेटिव इंक्लूड्स commodity derivative or any other instrument declared by central government as derivative। तो derivative refers to a security which derives its value from share, loan or debt security। Derivative refers to a contract which derives its value from the value of underlying asset। Derivative includes commodity derivative or any other instrument included by central government। फिर आता है currency derivative। Currency derivative refers to a derivative जिसका वैल्यू डिटरमिन किया जाएगा। अंडरलाइंग वैल्यू इसके अंदर क्या होगा? करेंसी। तो अंडरलाइंग वैल्यू अगर करेंसी है तो ये हो जाएगा करेंसी डेरिवेटिव। भारत में 4 करेंसीज के अंदर करेंसी डेरिवेटिव पॉपुलर हैं, चलते हैं। 4 कौन से थे? डॉलर, यूरो, पाउंड एंड येन। अब इसका फुल फॉर्म अगर याद करें तो डॉलर है, यूरो तो यूरो है, पाउंड है द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड
एंड येन होता है जापानीज येन, अगर याद रख सकते हो तो बेस्ट है, इसके अंदर ज्यादा पॉपुलर है, इसके अंदर बहुत वॉल्यूमिनस ट्रेडिंग होता है, ये सब भी है। फिर उन्होंने कहा कि क्या बेनिफिट होते हैं करेंसी डेरिवेटिव के, क्यों करते हैं लोग करेंसी में सट्टा, क्योंकि आदत लग गई है। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते ना एग्जाम में, तो हम लिखें क्यों होता है करेंसी डेरिवेटिव, बिकॉज इट ऑफर्स डाइवर्सिफिकेशन, कि कुछ अलग नई जगह पे, हम रोज क्या हम क्रिकेट बैटिंग करते करते बोर हो गए, अब हम जाएंगे हम यहां पे करेंगे, बिकॉज पीपल वांट डाइवर्सिफिकेशन। ऑन अ सीरियस नोट, अगर हमें अकेडमिकली बात करते हैं तो बिकॉज आपका इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर्स में है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप करेंसी में कर लो, डाइवर्सिफिकेशन। हेजिंग अपॉर्चुनिटीज होती है फॉर एक्सपोर्टर इंपोर्टर, गिव्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रांसपेरेंट रेट मिल जाते हैं आपको एक्सचेंज के। तो पहला हो गया आपका डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रांसपेरेंट रेट्स। फिर आता है कमोडिटी डेरिवेटिव। कमोडिटी डेरिवेटिव में आप कितना इजी हो गया, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो इसके अंदर अंडरलाइंग असेट क्या होगा, कमोडिटी। फिजिकल कमोडिटी इसके अंदर अंडरलाइंग असेट होता है, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, ये सब अंडरलाइंग असेट होता है, इससे भी आपको बेस्ट प्राइस निकलती है। और यहां पे आजकल तो गैस, मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिनरल्स, इसके अंदर भी होता है। एमसीएक्स में लोग धनिया, हल्दी, इस पे भी सट्टा करते हैं कि 3 महीने बाद इतना प्राइस होगा, तो कुछ भी चल रहा है दुनिया में, किसी भी चीज में डेरिवेटिव हो सकता है। अब आते हैं हम फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या, एक ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मैं सही बोल रहा हूं, एक ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। खैर मैं आसान तरीके से बोलूं तो इफ वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वी हैव प्रीडिटरमिन्ड 3 थिंग्स, 3 चीजों को प्रीडिटरमिन कर दिया है, रेट, डेट एंड क्वांटिटी। If at all we enter into a contract in which we have predetermined the quantity, predetermined the rate and predetermined the date of the contract, this is termed as a future contract which is traded on stock exchange. Future positions में दो होती है, long and short. Long is short, S-S-A, sell. Long मतलब buy. जैसे हमने NSE निफ्टी NN होता है ना, वैसी short से sell याद रखो. The sell position is termed as short and the buy position is termed as long. तो when the future contract is sold, अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सोल्ड कर दिया है, देन आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर रखा है। आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, तो ये होगा आपका लॉन्ग पोजीशन। उसके बाद में करेंसी फ्यूचर, सेम चीज कि करेंसी फ्यूचर्स भी क्या होता है, वही कि करेंसी के अंदर अगर हम 3 चीजें पहले से फिक्स कर लेंगे, क्या, डेट, रेट एंड क्वांटिटी, हो जाएगा करेंसी फ्यूचर। 4 चीजों के अंदर डेरिवेटिव पॉपुलर है करेंसी में, फ्यूचर पॉपुलर है, जैसे कि हमने पढ़ा था डॉलर, यूरो, पाउंड एंड येन, ठीक है। उसके बाद में करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हमने ये भी पढ़े कि अब क्या हो चुका है, आईएफएससी ने, अच्छे समझना, आईएफएससी, अब हमने आईएफएससी पे पूरा चैप्टर पढ़ा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफएससी। आईएफएससी ने अलाउ कर दिया, आईएफएससी ने बोला कि हमारे इंडिया में भी आईएफएससी कहां पे बना है, गिफ्ट सिटी, गुजरात, गांधीनगर। तो जो गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी बनाया, उन्होंने ऑथराइज कर दिया है कि हमारे यहां पर एक प्रॉपर हम करेंसी फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसके अंदर, आपके करेंसी को लेके, कि करेंसी को लेके फ्यूचर्स का हम पूरा एक्सचेंज बनाएंगे आईएफएससी के अंदर। उन्होंने डिक्लेयर किया है, पर उन्होंने कुछ लिमिटेशन लगाई कि किस किस को हम अलाउ करेंगे। उनका ट्रेडिंग मेंबर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है। कौन कौन, एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड ट्रेडिंग मेंबर, इनको अलाउ होगा, ये कितना कर सकते हैं, 15% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का 15% और $1 बिलियन विचएवर इज हायर, इतना कर सकते हैं। और इनके अलावा कोई भी और क्लाइंट आया तो 6% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट और $100 मिलियन विचएवर इज हायर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आईएफएससी के अंदर चालू किया है। अब आता है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के बाय का या सेल का है, दैट इज कॉल एंड पुट। If the option holder has a right to buy on the due date, this is call option. If the option holder has a right to sell on the due date, this is put option. Very easy. Further, ऑप्शन को आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो, इसके बेस पे भी ऑप्शन 2 हो सकते हैं। एक ऐसा ऑप्शन जो कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, अमेरिकन मेमोरी टेक्निक, अमेरिकन, और जो ऑप्शन सिर्फ ड्यू डेट पे होगा वो यूरोपियन। एग्जाम में मेमोरी टेक्निक बचाएगी हमको, ध्यान रखना है। अमेरिकन लोग कहीं भी कुछ भी करते हैं। सो एन ऑप्शन विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन एनी डे बिफोर द मैच्योरिटी डेट, दैट इज अमेरिकन। यूरोपियन डिसिप्लिन्ड पीपल, एन ऑप्शन विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द मैच्योरिटी डेट, दैट इज यूरोपियन ऑप्शन। ये होता है डेरिवेटिव, खत्म, जबरदस्त। इसके बाद में हमारा आता है एक और टॉपिक, राइट एंटाइटलमेंट। हमने 2 ढाई घंटे 3 घंटे टोटल सब कुछ किया डेरिवेटिव पे, थ्योरी डिस्कशन, प्रैक्टिकल डिस्कशन, लाइव ट्रेडिंग। तो डेरिवेटिव आई थिंक सबके दिलो दिमाग में रहेगा जीवन भर। इसके बाद में आते हैं हम लोग राइट एंटाइटलमेंट। व्हाट इज राइट एंटाइटलमेंट? एक कंपनी अगर कभी भी राइट इशू करती है, इफ अ कंपनी इज मेकिंग राइट इशू, तो जिन लोगों को अभी वो राइट मिल रहा है, इस राइट के तहत आप शेयर खरीद सकते हो।
जब तक आपने अभी तक शेयर खरीदे नहीं है, जब तक आपके पास वो राइट है, उन राइट्स को कहा जाता है राइट एंटाइटलमेंट। ये राइट्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखते हैं एंड यू कैन इवन सेल दीज राइट्स। अब एक फुद्दू टॉपिक आता है इसके अंदर कि अगर किसी के पास राइट एंटाइटलमेंट मिले तो उसके पास कितने ऑप्शन है? उसके पास 5 ऑप्शन है। पहला, वो राइट एंटाइटलमेंट उसका जितने भी है उसके वो शेयर्स खरीद सकता है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा, वो क्या करेगा, राइट एंटाइटलमेंट जो है ना फुल एक्सटेंट के अंदर शेयर्स तो खरीद ही लेगा और साथ में एडिशनल शेयर्स के लिए भी मांगेगा कि मेरे पास जितने राइट है उतने तो दे दो, और मिले और बचे तो भी दे देना। तीसरा, अप्लाई फॉर द राइट एंटाइटलमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ पार्ट विदाउट अनाउंसिंग द अदर पार्ट। मेरे पास 10,000 शेयर खरीदने का राइट है, 5,000 शेयर खरीद रहा हूं, 5,000 को मैं लैप्स होने दे रहा हूं। मेरे पास 10,000 शेयर खरीदने का राइट है, 5,000 खरीद रहा हूं, बचे 5,000 मैं बेच रहा हूं और आखिरी में पूरे के पूरे बेच रहा हूं। जबरदस्ती होता है ना बैठे बैठे टॉपिक बनाना, वैसे उन्होंने 5-6 पॉइंट्स बनाए। ये ऑप्शन है आपके पास, क्या मेरे पास राइट एंटाइटलमेंट है, मैं राइट एंटाइटलमेंट जितने हैं उतने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मेरे पास राइट एंटाइटलमेंट है, मैं उतने शेयर्स के लिए तो अप्लाई कर ही रहा हूं कि ये राइट शेयर्स दे दो मेरे को, और साथ में मैं और शेयर्स भी मांग रहा हूं। तीसरा ऑप्शन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं राइट एंटाइटलमेंट में पार्टली कुछ शेयर्स तो बाय कर रहा हूं, कुछ शेयर्स को मैं ना तो सेल कर रहा हूं, लैप्स होने दे रहा हूं, फिर कुछ शेयर्स को बाय कर रहा हूं, कुछ शेयर्स को मैं सेल कर रहा हूं, लास्ट में मैं पूरा का पूरा सेल कर रहा हूं। तो ये एकदम फुद्दू बनाए हुए 5 ऑप्शंस हैं कि अगर आपके पास राइट एंटाइटलमेंट है तो आप ये कुछ चीजें कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में रिनंसिएशन आप कैसे कर सकते हो, ऑन मार्केट कर सकते हो, ऑफ मार्केट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आरईज को बेचते हो, राइट एंटाइटलमेंट को बेचते हो, दैट इज ऑन मार्केट। और अगर आप राइट एंटाइटलमेंट को बेचते हो आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज थ्रू अ डीपी, दिस इज ऑफ मार्केट। मैंने कल आपको जब डीमैट अकाउंट दिखाया था उसमें आपको रिलायंस रिटेल के शेयर्स दिख रहे थे। रिलायंस रिटेल इज एन अनलिस्टेड कंपनी, तो मेरे पास उसके शेयर हैं, तो मैं उन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे बेच ही नहीं सकता। अगर मुझे बेचना है तो मुझे किसी से पर्सनल डीलिंग करके मेरे डीपी को बोल के फिर ट्रांसफर करवाऊंगा। तो वैसे ही होगा ऑफ मार्केट, जो मार्केट के बाहर हो रहा है। तो आरईज को भी आप ऑफ मार्केट बेच सकते हो किसी के साथ नेगोशिएट करके, या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे भी बेच सकते हो। जबरदस्त। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलर तो 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब हम कहेंगे कि टोटल कितने हो गए, 4। पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया हमारा मेन बोर्ड, सबसे पॉपुलर। दूसरा एसएमईज, तीसरा आईजीपी, एंड द लास्ट वन इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। मेन बोर्ड के बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है कि मेन बोर्ड तो मेन बोर्ड है, वो आप आईसीडीआर में पढ़ ही लेते हो। मेन बोर्ड के अंदर बताया कि आप अपने इक्विटी शेयर्स को अगर लिस्ट कराना चाहते हो या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना चाहते हो, यू हैव आईसीडीआर रेगुलेशन। और अगर आप डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल डिबेंचर्स, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें से कुछ लिस्ट कराना चाहते हो, यू हैव नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। तो ये हो गया मेन बोर्ड, उस पर ज्यादा नहीं बताया। एसएमईज के अंदर उन्होंने बताया अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसमें 2 स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई डिस्कस किए। वन इज एसएमई ऑफ बीएसई, एसएमई ऑफ एनएसई इज नोन एज इमर्ज। वंडरफुल। तो यहां पर है, अब इन्होंने प्लेटफॉर्म की बात की, एसएमई और बीएसई की, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बीएसई के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म की बात करें, इन्होंने कह दिया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो एसएमई का प्लेटफॉर्म है वो स्टार्ट हुआ था इन 2012। एकदम आराम से, ये लीडर है। मुझे बताओ बीएसई और एनएसई में से कौन सा पुराना है? मेन बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज बीएसई कब का है? वो 18, अरे वो इतना पुराना है, विचार नहीं कर सकते हो। 1875 के आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चालू हो गया था। और ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो कब चालू हुआ है? 1992 के आसपास स्टार्ट हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई बहुत पुराना है। ये तो बीएसई बहुत पुराना हो गया, एनएसई थोड़ा सा नया है। अब जब स्मॉल स्टॉक एक्सचेंज एसएमई स्टार्ट करने की बात हुई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला स्टॉक एक्सचेंज, तब भी बीएसई ने पहले स्टार्ट किया 2012 में, उसके बाद में एनएसई ने स्टार्ट किया। तो 2012 में बीएसई ने अपना सेगमेंट चालू कर दिया था एंड इट वाज मार्केट लीडर दैट टाइम। ओके, इट इज द पर्पस इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्कैटर्ड थ्रू आउट इंडिया इनटू अ रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है एसएमईज का, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का, उनको ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य था। अभी इनकॉर्पोरेट, अगर कोई भी एंटिटी बीएसई पे लिस्ट होना चाहती है अंडर इट्स एसएमई प्लेटफॉर्म, तो उसमें क्या क्या कंडीशन है? पहला, इट शुड बी अ कंपनी, इसका पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़, 25 सीआर के अंदर होना चाहिए उनका पेड अप कैपिटल। ओके, उनका नेटवर्थ कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। उनका नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए 1.5 सीआर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उनका कंबाइंड ट्रैक रिकॉर्ड कितना होना चाहिए? 3 इयर्स का, 3 साल का कंबाइंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद में सीधे आते हैं अदर रिक्वायरमेंट, दे शुड हैव अ वेबसाइट, दे शुड हैव अ डीमैट अकाउंट, के सारे शेयर्स डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, और उनका प्रमोटर 1 साल में चेंज नहीं होना चाहिए।
ये सिंपल प्रोविजन हो जाते हैं अगर किसी भी कंपनी को लिस्ट होना है कहां पे, बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे। एकदम इजी देखते हैं, व्हाट इज एसएमई ऑफ बीएससी। बीएससी का एसएमई 2012 में स्टार्ट हुआ था, उनका मार्केट लीडर है ये। इनका पर्पस था कि जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनको भी हम ऑर्गेनाइज करें। कौन सी कंपनीज एलिजिबल हैं, अब बहुत सारे पॉइंट्स देखें। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा द एंटिटी शुड बी अ कंपनी। उसके बाद में आ जाएगा उसका पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 25 करोड़। नहीं, इट शुड बी नॉट मोर देन 25 करोड़। छोटी कंपनी होनी चाहिए ना, 25 करोड़ से कम होना चाहिए। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ अच्छा है, 25 करोड़ से कम होना चाहिए। इनका नेट टेंजिबल असेट 1.5 सीआर होना चाहिए और उसके बाद में इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कम से कम 3 साल का, कि ये बिजनेस करें 3 साल से। उसके बाद में आता है इनका कम से कम क्या होना चाहिए, इनके सारे शेयर्स होने चाहिए डीमैट अकाउंट में, इनके वेबसाइट होनी चाहिए और पिछले 1 साल में इनके प्रमोटर चेंज नहीं हुए। अगर ये सब कंडीशन कंप्लाइड है तो आप बीएससी के एसएमई पे लिस्ट हो सकते हो। फिर आता है एनएससी का एसएमई। एनएससी का एसएमई इज टर्म्ड एज इमर्ज। NSE's SME platform Emerge offers emerging business a new and viable option for raising equity share capital from a diversified set of investor। तो ये क्या कहता है, आपको डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इन्वेस्टर, नए नए इन्वेस्टर से पैसा रेज करने का एक मौका देता है। इट अनलॉक्स द वैल्यू एंड इमर्ज ऑन अ बिगर स्टेज, ताकि आप एक अपनी वैल्यू को बड़ा करके एक बड़े स्टेज पे जा पाओ। और तीसरा हो गया S1 S2 S3 एक्सेस टू कैपिटल। अब ये जो S1 S2 S3 है ये बता रहे हैं कि कंपनीज के लिए, एसएमईज के लिए क्या फायदा है। फिर इन्वेस्टर की बाद में बात की, तो कंपनीज जब भी इमर्ज पाएंगे तो कंपनीज को 3 फायदे हैं। पहला, आपको पैसा रेस करने के लिए मौका मिलता है फ्रॉम डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इन्वेस्टर। दूसरा S2, आप अपनी वैल्यू को अनलॉक करके बिगर स्केल पे जा सकते हो। और S3, एक्सेस टू रिस्क कैपिटल, आपको कैपिटल मिलता है रिस्क वाला, मतलब लोगों को पता है कि वो रिस्क है और फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया कंपनी को फायदा, एसएमई को फायदा। फिर इन्वेस्टर को क्या फायदा है, इन्वेस्टर के 2 फायदे ये हैं, दे गेट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द प्रॉमिसिंग एसएमईज एंड लास्ट दे आर एबल टू इन्वेस्ट इन इमर्जिंग बिजनेस विद एक्साइटिंग ग्रोथ रेट प्लान्स, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। तो हमें इमर्ज को अगर याद रखना है तो आप देखोगे अगर आप पेपर सेटर हो तो आप भी क्वेश्चन बीएससी के एसएमई पे पूछोगे, क्योंकि उसमें क्लियर ऑप्शन पॉइंट्स दे रखे हैं। बट अगर गलती से आ जाता है एनएससी के एसएमई पे इमर्ज के ऊपर, तो इसमें 5 पॉइंट ध्यान रख लेने हैं। 3 जो फायदे हैं कंपनी को और 2 जो फायदे हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को तो वही फायदा है कि अच्छा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्ट करने की, और इमर्जिंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे, और इनको रिस्क कैपिटल का एक्सेस मिलता है, जब चाहे पैसा रेज कर सकते हैं डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इन्वेस्टर से, एंड दे अनलॉक द वैल्यू, अपनी वैल्यू को अनलॉक करके बिगर स्केल पे इमर्ज हो सकते हैं। इसके बाद में आता है आईजीपी। अब हम क्या पढ़ रहे थे, प्लेटफॉर्म्स पढ़ रहे हैं। मेन बोर्ड में कुछ खास नहीं दे रखा है, एसएमई पे 2 हैं, बीएससी का अलग, एनएससी का अलग। अब आ रहे हैं आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। यहां पे आईजीपी का एक चार्ट था ना अपना, चलो कोई बात नहीं, आईजीपी का एक चार्ट बनाया था हमने, ठीक है, वो मैंने आपको दिया भी नहीं है क्या? मेरी नजर लग गई, मैं कह रहा था ना कि बहुत सुंदर बनाया है, अच्छी हैंडराइटिंग में बनाया है। गधों इधर आओ, चलो ढूंढ लेंगे हम उसको। तो अभी हमें तो याद है सबको अच्छे से आईजीपी का चार्ट। आईजीपी के चार्ट के अंदर हमें क्या रखना है, आईजीपी स्टैंड्स फॉर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। सबसे पहले टॉपिक सीधा आता है कि आईजीपी पे कौन सी कंपनीज लिस्ट हो सकती है। कंपनीज विच आर इंटेंसिवली यूजिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंड फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस प्लेटफॉर्म, एंड at least 25% of their pre-issued capital is held by these people for last 2 years। पिछले 2 सालों से कम 25% कैपिटल इन लोगों ने होल्ड करके रखी है। अब ये लोगों में कौन आते हैं, सबसे पहले इजी, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इजी। उसके बाद में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, आईजीपी इन्वेस्टर्स, ये बहुत इजी हो गया। सबसे पहले हो गया हमारा QIB, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। उसके बाद में यस, एकदम सिंपल, तो सबसे हो गया QIB, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और उसके बाद में हमने तीसरा कर दिया आपका जो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर था उसको रिप्लेस करके कौन आ गया था, आईजीपी इन्वेस्टर। फिर उन्होंने कहा था एक एंटिटी जो आगे की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ऐसी एंटिटी भी अलाउड है। ये एंटिटी के अंदर क्या था, सबसे पहले ये इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, वो असेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू होनी चाहिए कम से कम $100 मिलियन। तो जो असेट अंडर मैनेजमेंट है उसकी वैल्यू होनी चाहिए कम से कम $100 मिलियन। उसके बाद में इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, वो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के पास रजिस्टर होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि वो ऐसी कंट्री से होना चाहिए और ऐसी कंट्री से नहीं होना चाहिए।
कैसी कंट्री से होना चाहिए? जो या तो IOSCO के से रजिस्टर्ड हो या फिर जिसका हमारे सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर के साथ में क्या हो, एक MOU हो, साइंड हो। और लास्ट में वो कैसी कंट्री से नहीं होना चाहिए? ऐसी कंट्री जो कि FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बोला है जहां पे डेफिशिएंसी है, या फिर वो डेफिशिएंसी एड्रेस करने में रेडी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, एक्शन प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी जगह पे, ऐसी कंट्री से हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। आपको मैं जो रिवाइज स्टार्टअप भेज दूंगा, वो रिवाइज स्टार्टअप भी मिल नहीं रहा है हमको, एकदम अच्छे से देखेंगे IGP क्या होता है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इस पे 25% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन लोगों के पास। ये लोग कौन है? सबसे पहले QIB हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी हो गया, IGP इन्वेस्टर भी हो गया, फिर एनी एंटिटी विच सेटिस्फाइज दीज कंडीशन। पहला, आप ऐसे एक फंड है और जिसका फंड का कम से कम कॉर्पस है, कम से कम असेट अंडर मैनेजमेंट है $100 मिलियन। दूसरी चीज, आप अपने कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के पास रजिस्टर्ड है। तीसरी चीज, आप ऐसी कंट्री से आए हैं जो या तो IOSCO का मेंबर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन का मेंबर है, या फिर उसका और सेबी का एक बायलेटरल MOU साइंड है। और लास्ट, आपकी जो कंट्री है वो FATF ने डेजिग्नेट नहीं किया है एज अ कंट्री विच हैज डेफिशिएंसी इन काउंटर मेजर फॉर फाइनेंसिंग टेररिज्म और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अंदर हमने डेफिशिएंसी नहीं ढूंढे, या फिर जहां पे डेफिशिएंसी ढूंढे लेकिन आप उन डेफिशिएंसी पे काउंटर मेजर लेने के लिए रेडी नहीं है, एंड दिस इज IGP। चार्ट में आज से आपको भेज दूंगा, आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में लास्ट हमारा आ जाता है क्या? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये एक रीसेंट कंसेप्ट आया है जिसके अंदर ऐसी कंपनीज लिस्ट होती हैं जो कि सोशल पर्पस के लिए आ रही है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सबसे पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने पढ़ा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज मींस अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का एक सेपरेट सेगमेंट है हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स। इट्स अ सेपरेट सेगमेंट of recognized stock exchange having nationwide trading terminal which are permitted to register not for profit organizations or list the securities issued by not for profit organization in accordance with the provision। मतलब क्या? What is social stock exchange? Social stock exchange refers to a platform, refers to a segment at stock exchanges having nationwide trading terminal which are allowed to list not for profit organizations। एकदम easy। इस पे 3 प्रकार की कंपनीज लिस्ट हो सकती है, अच्छे से याद करो। पहला, a not for profit organization which seeks to only get listed, a not for profit organization which seeks to get listed, registered as well as raise funds, and last is a for profit social enterprise is defined as a social enterprise। आराम से समझेंगे, 3 प्रकार की एंटिटीज है जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। पहला हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ रजिस्टर होना चाहती है, लिस्ट होना चाहती है। दूसरा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्ट भी होना चाहती है और साथ में फंड्स भी रेज करना चाहती है। और तीसरा, अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज, जिसको सोशल एंटरप्राइज आइडेंटिफाई कर लिया बट वो फॉर प्रॉफिट है। 3, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट जो सिर्फ लिस्ट होना चाहती है, नॉट फॉर प्रॉफिट जो लिस्ट एंड फंड रेजिंग करना चाहती है, फॉर प्रॉफिट लेकिन जो सोशल एंटरप्राइज है। पर सर हम कैसे जज करेंगे सोशल एंटरप्राइज है? अरे वही तो अगला टॉपिक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सोशल एंटरप्राइज है? सोशल एंटरप्राइज मतलब आप इनमें से कुछ भी काम कर रहे हैं। अब हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे और इनमें से आपको कोई भी अगर 5-6 पॉइंट्स भी याद रहते तो आप लिख सकते हैं दीज आर एलिजिबिलिटीज। अगर आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप सोशल एंटरप्राइज हैं। जैसे कि इनमें से एक भी काम करना है आपको, इरेडिकेटिंग हंगर, पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड इनइक्वालिटी। अगर आप हंगर के लिए काम करें, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर, सैनिटेशन, education, employability, livelihood, gender equality, empowerment of women, LGBTQI+, sustainability, addressing climate change, mitigation, adaptation, forest and wildlife conservation, national heritage, art, culture, training to promote rural sports, national recognized sports, Paralympic sports, Olympic sports, incubator of social enterprise। कोई भी आप किसी और प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट, रूरल अर्बन लाइवलीहुड में आप प्रमोट कर रहे हैं, डेवलपमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग के बिजनेस कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं आप, लैंड एंड प्रॉपर्टी असेट्स के अंदर जो डिसएडवांटेजेस कमिटी है उसके लिए कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती है उनके लिए आप हेल्प कर रहे हैं कुछ। उसके बाद में वेलफेयर कर रहे हैं फॉर माइग्रेंट्स, डिजिटल डिवाइड इंटरनेट के लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग, जिससे क्या होता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन डेटा प्रोटेक्शन, लोगों के साथ इतना फ्रॉड हो रहा है ना, तो मिस इन्फॉर्मेशन डेटा प्रोटेक्शन उस दिशा में अगर आप कुछ कर रहे हैं, या फिर लास्ट हो गया आप लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं, इनमें से आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको कह सकते हैं कि भले यू आर फॉर प्रॉफिट बट यू आर सोशल एंटरप्राइज।
जैसे कि मैंने रेगुलर बैच के टाइम पे भी किया था, हमने सब डिस्कस किए। जो आपके दिल के करीब है ऐसे आप 5 से 7 पॉइंट्स को याद रख सकते हैं बहुत कंफर्टेबली। उसके बाद में द सोशल एंटरप्राइज को टारगेट करना है अंडर रिजर्व्ड और लेस प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन सेगमेंट और रीजन्स अकॉर्डिंग टू लोअर परफॉर्मेंस। जहां पे कम डेवलपमेंट है वहां पे जाके आपको ये सब चीजें करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद में उन्होंने ऐसा कहा है कि एटलीस्ट 67% उनकी जो एक्टिविटीज है वो क्वालिफाइंग होनी चाहिए। कम मतलब आप कैसे करोगे, अगर हमारा बिजनेस है, हम वैसे तो बिजनेस कर रहे हैं बहुत, लेकिन हम 2% ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम सोशल एंटरप्राइज थोड़ी ना हो गए। तो कैसे जज करेंगे कि आपका मेन काम सोशल है, आप सोशल एंटरप्राइजेस हैं। अरे फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ बिजनेस और ये बिजनेस 2% कुछ डोनेट कर देता है या पोवर्टी के अंदर कुछ हेल्प कर देता है, डज नॉट मेक मी अ सोशल एंटरप्राइज। मेरा जो रेवेन्यू है पिछले 3 साल का एवरेज, उसका 67% पिछले साल का जो रेवेन्यू है वो मेरा आना चाहिए फ्रॉम सोशल एंटरप्राइज। मेरा जो एक्सपेंडिचर है पिछले 3 साल का एवरेज एक्सपेंडिचर, उसका पिछले साल का एक्सपेंडिचर का 67% जो है वो होना चाहिए फॉर सोशल एंटरप्राइज। और लास्ट में मेरा जो कस्टमर बेस है, जो टोटल क्लाइंट्स को हम सर्व करते हैं, पिछले 3 साल का एवरेज, उसका एटलीस्ट 67% पिछले साल के जो क्लाइंट्स हैं वो होने चाहिए सोशल एंटरप्राइज वाली एक्टिविटी से रिलेटेड। तब हम कहेंगे खुद को सोशल एंटरप्राइज है। ताकि एक बड़ा सा एंटिटी ये नहीं करेगा कि थोड़ा सा एक्टिविटी कर रहा है और फिर वो बनता जाता है सोशल एंटरप्राइज। नहीं, अगर आपका इनकम मतलब रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या कस्टमर बेस पिछले 3 साल का एवरेज लेंगे तो जितना आता है हर साल का, उसका 67% जो है पिछले साल का वो सोशल एंटरप्राइज वाली एक्टिविटी से आ रहा है, तभी आपको सोशल एंटरप्राइज माना जाएगा। और ये हो जाता है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म। एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है। हमने पढ़ा मेन बोर्ड, मेन बोर्ड में होता है हमारा प्लेटफॉर्म्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, में सबसे पहले हो गया मेन बोर्ड, एसएमई, आईजीपी एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सुपर वंडरफुल। फिर आता है हमारा मार्जिन। ओ मार्जिन, मार्जिन के अंदर हमने पढ़ा 2 प्रकार के मार्जिन हो जाते हैं, इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन। अगर हम देखेंगे इनिशियल मार्जिन, फोकस करना अच्छे से, पहले तो मार्जिन कैन बी कंसिडर्ड एज एन, इसको 2 तरह से पढ़ सकते हो आप, एडवांस पेड टू द ब्रोकर और यू कैन से अ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर टू इट्स क्लाइंट। बट मार्जिन में कॉमन चीज है, इट इज टू बी पेड बाय द क्लाइंट टू द ब्रोकर। फिर 2 प्रकार के मार्जिन हो सकते हैं, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। मुझे बताओ विच हैज टू बी पेड at the time of entering into the transaction, initial margin, and which has to be paid during the transaction, maintenance margin, which has to be paid as a percentage of transaction value, purchase value. Initial margin has to be paid as a percentage of transaction value, purchase value. Maintenance margin has to be paid as a percentage of closing price. और उसके बाद में आता है which has to be mandatorily paid to enter into transaction, initial, and which has to be paid only if your loss exposure increase, मेंटेनेंस मार्जिन। अगर हम आते हैं यहाँ पे मार्जिन के बारे में, सबसे पहले मार्जिन के बारे में, मार्जिन कैन बी टर्म्ड एज एन एडवांस पेड फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन और यू कैन से क्रेडिट गिवन बाय ब्रोकर टू द क्लाइंट। ब्रोकर हैज टू डिस्क्लोज ऑल द मार्जिन डिटेल्स बाय 12 noon ऑफ द नेक्स्ट डे। फिर आता है इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, which has to be paid before the actual purchase, initial, during the tenure, maintenance. A percentage of transaction value, purchase value, initial, a percentage of market value, closing price, maintenance, has to be paid to enter the transaction, initial, has to be paid if loss exposure increases, and last point दोनों का सेम है, has to be paid by the client to the broker. ब्रोकर थोड़ी ना देगा आपको, कल अगर अपन को ट्रेड करना था तो हमको ही पैसे देने पड़े ना, तो हम ही पैसे देंगे, क्लाइंट ही पे करेगा। एकदम इजी। इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन। अब सारे फुद्दू टॉपिक्स हैं, पता भी नहीं चलेगा और खत्म हो जाएगा, पूरा फोकस बना के रखना। हम हैं 11 पे, इधर आते हैं हम लोग, कहां पर हैं हम लोग 11 पे हैं। अब आगे के सारे टॉपिक्स देते हैं, सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। हमें बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट, इसके लिए तो मुझे टॉपिक की भी जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड डेट इज द डेट ऑन विच इफ एनी इन्वेस्टर इज होल्डिंग द सिक्योरिटी द पर्सन गेट्स द बेनिफिट। एग्जांपल राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड, बायबैक, हर केस में रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट आता है। लेकिन रिकॉर्ड डेट के साथ में एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज नोन एज बुक क्लोजर। इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच द बुक्स रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनीज आर क्लोज्ड। कंपनीज एक्ट और एलओडीआर, इसके प्रोविजन लिखने हैं आपको। कंपनीज एक्ट कहता है दैट यू कैन क्लोज द बुक्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 days एट वंस एंड 45 days इन द एंटायर ईयर। एलओडीआर कहता है, सेबी का रेगुलेशन एलओडीआर कहता है आपको कि अगर आप कभी भी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको 3 days इन एडवांस बताना है इफ इट इज रिकॉर्ड डेट फॉर राइट इशू, और आपको 7 days इन एडवांस बताना है इफ इट इज रिकॉर्ड डेट फॉर एनी अदर पर्पस। यस, बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट। चलो आते हैं हम लोग।
आगे हमारे जो नोट्स लिखे हुए हैं वो यहाँ से गायब हो गए, पर आपके नोट्स के अंदर सब कुछ लिखा होगा एकदम मस्ती से। तो हमने कैसे करना है अच्छे से, बुक क्लोजर रिकॉर्डेड का डेफिनेशन, फिर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, और फिर सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन क्या बोलता है, ये लिख दिया, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है ब्लॉक डील, अच्छे समझेंगे। हमने पढ़ा था ब्लॉक डील, आपके पास वो पूरा चार्ट बना हुआ है राइट, यस। हमने पढ़ा था ब्लॉक डील एंड बल्क डील के बारे में। ब्लॉक डील, बल्क डील, मैं एक बॉक्स बनाता हूं, उसके अंदर 10 करोड़ लिख देता हूं, ये कौन सा है, ब्लॉक डील। ध्यान रखना है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो दोनों के अंदर। ब्लॉक डील, बल्क डील। ब्लॉक डील refers to a transaction which is valuing at least 10 crore. So if any company buys or sells shares valuing 10 crore or more, that is a block deal. There are separate trading windows for block deal. There are two trading windows. Morning में क्या होता है टाइम, 8:45 to 9, और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आफ्टरनून में 2:05 to 2:20। वंडरफुल, ठीक है साहब, ये हो गया ब्लॉक डील। उसके बाद में हमने देखा है ब्लॉक डील के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी, कभी भी अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो आपका प्राइस कैन बी ±1%, और ब्लॉक डील के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज डिसमिनेट दिस इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज आवर्स, ट्रेडिंग आवर्स। फिर आते हैं बल्क डील के बारे में। बल्क डील अलग है। इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंटिंग टू 0.5% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर आपने बाय या सेल कर दिए कंपनी के टोटल शेयर्स के 0.5% बाय सिंगल ट्रांजैक्शन और बाय सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन अ सिंगल डे, देन इट इज टर्म्ड एज बल्क डील। बल्क डील कैन बी डन ईदर ऑन द सेम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसकी कोई सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो भी चलेगा। बल्क डील के अंदर आपको ध्यान रखना होता है कि कभी भी अगर बल्क डील एंटर हो रही है तो आपको ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, और स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक को डिसमिनेट करेगा। अब ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज को कब बताना है, अगर सिंगल ट्रांजैक्शन से हो रहा है तो विद इन 1 आवर, ए दिख रहा है ना आपको, सिंगल ट्रांजैक्शन से हो रहा है तो विद इन 1 आवर, और अगर वही आप कर रहे हैं सिंगल ट्रांजैक्शन से, क्या लिखा है फिर इमीडिएट, ए गुंडो इधर उधर क्या दिख रहे हो, एक सेकेंड, बनाया नहीं है अभी तक चार्ट पर ने, बनाया गुंडे है ना। जो भी समरी चार्ट है आपके पास बनाए हुए होनी चाहिए, अदरवाइज आपको पढ़ने में डबल समय लगेगा। इतनी मेहनत क्लास में मैं क्यों करता है चार्ट बनाने के अंदर। अभी क्या हो गया, मेरे चार्ट्स गायब हो गए, अब वो तो खैर जाऊंगा मैं घर जाके कुछ करूंगा ऐसे 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 ऐसे, बट आपके पास सारे चार्ट्स बनाए हुए हैं जो हमने क्लास के अंदर बनाए, तो एकदम केयरफुल रहना। उस चार्ट्स के अंदर क्या लिखा है, अगर सिंगल ट्रांजैक्शन वी हैव टू इन्फॉर्म इमीडिएटली, ऐसा एक चार्ट बनाया होगा मैंने कि अपन ब्रोकर हैं, अपन को स्टॉक एक्सचेंज को बताना है बाय सिंगल ट्रांजैक्शन देन इमीडिएटली, और अगर मान लीजिए बाय सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है तो मार्केट क्लोज होने के विद इन 1 आवर्स, और फिर आप स्टॉक एक्सचेंज को बताते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को करता है डिसमिनेट। ब्लॉक डील, बल्क डील काफी इजी है, हॉट टॉपिक है, पेपर सेटर को बहुत पसंद है ब्लॉक डील, बल्क डील। उसके बाद में आते हैं हमारे इजी टॉपिक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स के अंदर हम देखते हैं कितने इंडेक्स हैं, 2 पॉपुलर इंडेक्स हैं, वन इज सेंसेक्स, वन इज निफ्टी। जो चीज बेसिक है जो हमको पता ही होनी चाहिए सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, दैट इज व्हाट, सेंसेक्स हैज 30 सिक्योरिटीज, सेंसेक्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीएससी। सर पहले आप निफ्टी का बोला करो, ठीक है, निफ्टी हैज 50 सिक्योरिटीज, इट इज रिप्रेजेंटेटिव, इट इज एन इंडेक्स ऑफ एनएससी। बहुत इजी है। इसके बाद में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी हाउ टू कैलकुलेट, चार्ट मिल रहा है उसका, हाउ टू कैलकुलेट सेंसेक्स, हाउ टू कैलकुलेट निफ्टी। फोकस करते हैं हम, सबसे पहले आ जाते हैं सेंसेक्स के ऊपर। हाउ टू कैलकुलेट सेंसेक्स, हमने सेंसेक्स में देखा सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, सही है। स्टेप 1 कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन। Step 2, once you have calculated the market capitalization, then you have to calculate free float factor. Then you will be determining the free float factor. With the use of free float factor and market cap, now you will calculate free float market capitalization. And now you will apply ratios and proportions. You will apply ratios and proportions. You will calculate Sensex. Are we understanding? फिर आता है निफ्टी। निफ्टी बहुत हद तक सेम ही था, उसमें भी आपको मिलेगा कि निफ्टी के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया मार्केट कैप, फिर हमने डिटरमिन किया फ्री फ्लोट फैक्टर। लेकिन ये फ्री फ्लोट फैक्टर को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिबल वेट फैक्टर। तो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड मार्केट कैप, देन वी हैव डिटरमिन्ड इन्वेस्टिबल वेट फैक्टर, व्हेन वी हैव अप्लाइड इन्वेस्टिबल वेट फैक्टर टू द मार्केट कैप, देन वी गेट व्हाट, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, वी गेट फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अब उसके बाद में ये कहते हैं द फ्री फ्लोट मार्केट कैप इज डिवाइडेड बाय बेस market cap and multiplied by base index value to get nifty। वापस एक बार
अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, आपके चार्ट में तो दोनों को कंपैरिजन करके लिखा है, वेरी इजी टू रिमेंबर। दोनों के अंदर पहला स्टेप सेम है, कैलकुलेट मार्केट कैप, कैलकुलेट फ्री फ्लोट फैक्टर, कैलकुलेट, यहां पर उन्होंने वर्ड अलग दे दिया है, इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर। एग्जाम में अगर आपको याद नहीं आता है तो फ्री फ्लोट फैक्टर लिखेंगे, लेकिन कोशिश करके याद करेंगे इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर। ओके, नेक्स्ट स्टेप वापस सेम है, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फिर इधर उन्होंने सेंसेक्स में कह दिया अप्लाई रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस एंड कैलकुलेट सेंसेक्स। यहां पर उन्होंने कह दिया नहीं, द फ्री फ्लोट मार्केट कैप हैज टू बी डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैप मल्टीप्लाइड बाय योर बेस इंडेक्स वैल्यू, एंड इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ निफ्टी। तो ये है सेंसेक्स, ये है निफ्टी, इस प्रकार से याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है हाउ डू वी डिटरमिन। फिर हमने पढ़े निफ्टी के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जो मन में आता है बोलो, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500, ठीक है। उसके बाद में आया निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 200, जो मन में आया बोलो, ठीक है। और हमने इसका लॉजिक भी पढ़ा था, इसका मतलब क्या है, जैसे कि निफ्टी 50 मतलब निफ्टी के जो टॉप 50 शेयर्स हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब जो टॉप 50 में नहीं आ पाए, नेक्स्ट 50, फिर आया निफ्टी 100, फिर निफ्टी 200, टॉप 200। तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस उन्होंने बना रखे हैं। इन इंडेक्सेस को यूज किया जाता है एज अ बेंचमार्क। हमने जब म्यूचुअल फंड भी पढ़ा था, म्यूचुअल फंड में हर म्यूचुअल फंड अपने लिए एक बेंचमार्क बनाता है, तो वो निफ्टी 50 रख सकता है, निफ्टी 500 रख सकता है, निफ्टी 200 रख सकता है। तो हर एक इंडेक्स अपने लिए रखता है एक, हर एक म्यूचुअल फंड अपने लिए रखना है एक बेंचमार्क। तो ये बेंचमार्क के लिए काम आते हैं। उसके बाद में एक फुदू टॉपिक आता है, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट, आपके पास होना चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट, और आपके पास डीमैट अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट ही है, जैसे कि कल हमने ट्रेडिंग की क्लास में, तो हमारे पास में क्या था, डीमैट अकाउंट, और मेरे पास एक बैंक अकाउंट तो था, तभी तो डीमैट अकाउंट ओपन किया, वरना मैं पैसे क्या ऐसे 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 टीवी के पीछे डालता हूं पैसे और डीमैट अकाउंट में आते हैं, नहीं ना, बैंक अकाउंट तो चाहिए, तभी तो हम अपलोड करेंगे, सिंपल। अब इन्होंने एक अच्छा टॉपिक यहां पे पढ़ाया है, की रिस्क, ये पढ़ना है इंपॉर्टेंट, बाकी सब ठीक है। की रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बड़े रिस्क क्या है, पहला मार्केट रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। मतलब आप भले किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, एक रिस्क तो रहेगा ही, उसे कहते हैं मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, शेयर मार्केट का रिस्क है वो। अब मैं टाटा मोटर्स में लूं या इन्फोसिस लूं या एलएनटी लूं या रिलायंस लूं, वो रिस्क तो है ही है, उसे कहते हैं शेयर मार्केट रिस्क। जैसे कि आपने आज कोई भी शेयर में इन्वेस्ट किया है, इंडिया चाइना वॉर हो गई, आपके शेयर प्राइस गिरेंगे गिरेंगे, इसे कहते हैं मार्केट रिस्क। अब फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा शेयर लिया, गिरेंगे गिरेंगे, उसे कहते हैं मार्केट रिस्क। दूसरा हो गया अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये वो रिस्क है जो सिर्फ आपके शेयर के साथ है, बाकी किसी शेयर में नहीं है। आपके शेयर में जो रिस्क है दैट इज नोन एज अनसिस्टमैटिक रिस्क। जैसे कि आपका बिजनेस बंद हो सकता है, आपके अंदर मैनेजमेंट में लड़ाई चल रही है, इसे कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। फिर आता है इन्फ्लेशन रिस्क, ये बेस्ट है, वैगनर। अगर आपका शेयर का रिटर्न कैन नॉट इवन बीट इन्फ्लेशन, इफ द इन्फ्लेशन इज हायर then your rate of return on the securities, that is known as inflation risk. Liquidity risk, when you want to sell your shares or securities, you are unable to sell it, liquidity risk. Business risk, कि आपके कंपनी का जो बिजनेस है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एज बिजनेस रिस्क। ऑपरेशनल इश्यूज है, वोलेटिलिटी रिस्क, आपको जब पैसे बेचने की जरूरत है तभी शेयर प्राइस गिरे हुए हैं, तो मार्केट वॉलेटाइल है, तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे, वॉलेटिलिटी रिस्क हमेशा रहेगी कि सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट के कारण, बेसिक मार्केट के कारण, बजट आ रहा है, हमारी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, बेसिक चीजों के कारण शेयर प्राइस हमेशा वॉलेटाइल रहेगी। और लास्ट केस करेंसी रिस्क, ये तब आता है जब आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक करेंसी रिस्क भी रहेगा कि अगर फॉरेन करेंसी का वैल्यू चेंज हो गया तो वो भी आपको ध्यान रखना है। दीज आर सर्टेन की रिस्क इन द मार्केट, ये भी एक 4 मार्क टॉपिक समझ लीजिए। टोटल आपको 7 रिस्क दे रहे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड रिस्क जैसे ही हैं जो हमने ऑलरेडी रिस्क पढ़े थे, और ये कुछ नए रिस्क भी यहां पर आते हैं। सो मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, ये साथ में हो गया। इन्फ्लेशन भी पहले पढ़ा था, लिक्विडिटी पहले पढ़ा था, बिजनेस रिस्क, वोलेटिलिटी रिस्क एंड करेंसी रिस्क। These are certain risks while you investing in securities market. Life is very easy. फिर हमने एक गर्मा गर्म टॉपिक पढ़ा था, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मुझे बताओ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, एसपीडीपी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है, व्हाट आर द फंक्शंस? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है सेटलमेंट, पीरियोडिकली, डिलीवरी एंड पेमेंट, और साथ में करता है दूसरे एंसिलरी फंक्शंस। एक घंटे सेकंड वाले लेक्चर्स के लिए आओगे, बस आना, मजा आएगा, ठीक है ना? यस, चलो। ऐसा लग रहा है घर में फंक्शन है, ऐसा नहीं, आप दिन के फंक्शन के लिए जरूर आइएगा। चलिए इधर आते हैं हम लोग। यस यारा, सो हम लोगों ने बात कर ली, सबसे पहली चीज हो चुकी है हमारी, क्या होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? एसपीडीपी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का फंक्शन है सेटलमेंट, पीरियोडिकली, डिलीवरी एंड पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज। सेटलमेंट पीरियोडिकली करते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, डिलीवरी एंड पेमेंट करते हैं सिक्योरिटीज का, और साथ में जो दूसरी एंसिलरी एक्टिविटीज है वो सारी भी की जाती है। ये हो गया। इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी, अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को अपने क्लियरिंग हाउस का काम
डेलीगेट करना है टू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तो वो कैसे कर सकता है? तो हमने पढ़ा था अगर क्लियरिंग हाउस को कभी भी ऐसा करना है, स्टॉक एक्सचेंज को अपने क्लियरिंग हाउस का काम किसी भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को देना है, तो उसके लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैज टू गिव समथिंग टू स्टॉक एक्सचेंज. व्हाट? बायलॉस. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैज टू गिव बायलॉस टू स्टॉक एक्सचेंज. फिर स्टॉक एक्सचेंज चेक करता है वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट, और फिर स्टॉक एक्सचेंज अगर अप्रूव करता है तब जाके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैन टेक ओवर द वर्क ऑफ क्लियरिंग हाउस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. ये हमने देखा था यहां पे. फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये क्या करेगा? सारे ट्रेड्स जो भी हैं उनको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करेगा, कॉन्फिडेंस लाएगा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के अंदर, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को शॉर्ट कंसिस्टेंट सेटलमेंट साइकिल बनानी है, रिस्क हटाएगा, काउंटर पार्टी रिस्क नहीं रहेगा, और एक टाइट रिस्क कंटेनमेंट सिस्टम, मतलब नो रिस्क या कह सकते हो लो रिस्क कंटेनमेंट सिस्टम. 5 पॉइंट थे. 3 पॉइंट है सेटलमेंट से रिलेटेड ही, कि क्या करेगा? वो इंश्योर करेगा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हो रहा है सारे ट्रांजैक्शन का, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को और फास्ट करेगा और शॉर्ट करेगा, मेंटेन करेगा, और लोगों का उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा. तो पहले 3 पॉइंट है क्लियरिंग सेटलमेंट से रिलेटेड, कि क्लियरिंग सेटलमेंट करेगा हर प्रकार के, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को और फास्ट करेगा, शॉर्ट करेगा, कंसिस्टेंट करेगा, और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का कॉन्फिडेंस लाएगा. लास्ट के 2 पॉइंट है रिस्क रिलेटेड, कि वो इंश्योर करेगा कि काउंटर पार्टी रिस्क नहीं हो, काउंटर पार्टी रिस्क गारंटी देता है ये, और दूसरा एक रिस्क फ्री सिस्टम बनाने की कोशिश चल रही है. और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का डेफिनेशन तो पता ही है, एसपीडीपी. फिर आता है हमारा मार्केट सर्विलेंस. व्हाट इज मार्केट सर्विलेंस? सेबी बहुत सारे मेजर्स लेता है जिनको ध्यान में रखा जाता है. सेबी टेक्स अ लॉट ऑफ मेजर्स, सेबी टेक्स अ लॉट ऑफ मेजर्स टू इंश्योर सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ भी गलत ना हो, उसे कहते हैं मार्केट सर्विलेंस. सेबी के बहुत सारे मेजर्स टू इंश्योर देयर इज नो इलिजिट एक्टिविटी वर्किंग अराउंड इन सिक्योरिटीज मार्केट. 2 टाइप के होते हैं सिक्योरिटीज हमारे सर्विलेंस. वन इज प्रिवेंटिव, वन इज पोस्ट ट्रेड. पोस्ट ट्रेड की मेमोरी टेक्निक क्या थी? पेट, PET, पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस की मेमोरी टेक्निक पेट. उसके 3 पॉइंट. P स्टैंड्स फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल, E स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ डे अलर्ट, T स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन अलर्ट फॉर मेंबर्स. पेट, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल. हम ऐसे पैटर्न बना लेते हैं कि अगर कोई भी इलिजिट या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेडिंग होगी तो हमको उसका अलर्ट आ जाएगा. पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल. PE, एंड ऑफ डे अलर्ट. देयर आर वेरियस अलर्ट, जैसे कि अगर कोई भी ऐसी चीज हुई जो रेगुलरली नहीं होता है, कोई भी बिहेवियर है जो अबनॉर्मल है पास बिहेवियर से, तो वो भी अलर्ट आ जाएगा. और लास्ट है PET का T, ट्रांजैक्शन अलर्ट. देयर आर 14 हेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके अंदर कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ तो भी आपको अलर्ट आ जाएगा. PET, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल, एंड ऑफ डे अलर्ट एंड ट्रांजैक्शन अलर्ट. ये हो गया पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस. उसके पहले आता है प्रिवेंटिव सर्विलेंस. प्रिवेंटिव में बहुत सारे हैं, जैसे कि रूमर वेरिफिकेशन. किसी प्रकार का रूमर अगर आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, शेयर मार्केट में, तो सेबी आगे बढ़ के इंश्योर करता है कि रूमर गलत है या सही है. उसके बाद में फिक्स प्राइस बैंड, डायनेमिक प्राइस बैंड रहेगा. बेटर कैपिटल एडिक्वेसी चेक. अगर आपको ब्रोकर बनना है तो आपका इतना कैपिटल होना चाहिए, अगर आपको डिपॉजिटरी बनना है तो इतना कैपिटल होना चाहिए, अगर आपको डीपी बनना है इतना कैपिटल होना चाहिए. तो कैपिटल एडिक्वेसी का रिक्वायरमेंट कर रखा है. उसके बाद कर रखा है उन्होंने क्विल स्विच. एक बटन है जो ब्रोकर दबाएगा, उसके सारे क्लाइंट्स के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे. हमने कल देखा था, हम ट्रेड कर रहे थे, हमने 2 ऑर्डर्स 3 ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग चल रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि वो एग्जीक्यूट हो जाएं. MRF के शेयर का एक ऑर्डर था और एक और ऑर्डर था आई थिंक रिलायंस का ही. तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए हम वेट कर रहे थे, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स. अगर ब्रोकर ने किल स्विच पे क्लिक किया तो सारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे. और ऐसे एक स्विच मेरे पास भी था, कल मैंने आपको दिखाई नहीं, उसके ऊपर लिखा था कि सारे ऑर्डर्स को मैं साथ में कैंसिल कर सकता हूं. उसे कहते हैं कैंसिल ऑन लॉगआउट ऑल्सो. मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूं ऊपर तो मेरे सारे ऑर्डर साथ में हो जाते हैं कैंसिल, जो भी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं. ऑर्डर वैल्यू लिमिटेशन, ये कल दिखाया मैंने आपको. ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज, ये कल आपने देखा कि अगर हम कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 250 का शेयर है, मैं 25 रुपीज लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मैं 25,000 लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. एक रेंज का ही प्राइस वो एक्सेप्ट करता है, ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज. इंडेक्स सर्किट फिल्टर, अगर किसी भी शेयर के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग हो गई तो उस दिन उसमें क्या हो जाएगा? सर्किट ब्रेक. उसे कहते हैं सर्किट फिल्टर. 3 प्रकार का चलता है, 10%, 15% एंड 20%. एंड लास्ट इज स्ट्रिंजेंट ऑनबोर्डिंग नॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग मेंबर. किसी को भी अगर ब्रोकर बनना है, ट्रेडिंग मेंबर बनना है, तो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होंगे जिसको कंप्लाई करके ही वो ब्रोकर बन सकता है. इनमें से कोई भी 5-6 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आप लिख पाए सर्विलेंस के बारे में. कुछ होते हैं प्रिवेंटिव सर्विलेंस, कुछ होते हैं पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस. पोस्ट ट्रेड में 3 ही है तो तीनों कंठस्थ होने चाहिए. पेट, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल, एंड ऑफ डे अलर्ट एंड ट्रांजैक्शन अलर्ट. ये याद रखना है हमको. यहां पे आप कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी 5 से याद रखते हैं अगर सर्विलेंस पे पूछा जाता है. प्रिवेंटिव एंड पोस्ट ट्रेड. और उसके बाद में हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट इन सेकेंडरी मार्केट. एकदम मस्ती से उसके बाद में से हमारे पॉलिसीज बचते हैं एंड वी आर डन विद एवरीथिंग. रिस्क मैनेजमेंट इन सेकेंडरी मार्केट क्या बात करता है कि कितने प्रकार के रिस्क हैं सेकेंडरी मार्केट में जो आपको मैनेज करके चलते हैं. जनरल बातें जो हम पढ़ते हैं, बहुत सारे रिस्क है सर.
अब यहां पे आधे पॉइंट तो मार्जिन के थे, याद आ रहा है कि कितने रिस्क हैं? पहला, सिक्योरिटीज को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया फॉर इंपोजिशन ऑफ मार्जिन। वार बेस्ड मार्जिन, वैल्यू एट रिस्क, जितना रिस्क का ज्यादा पॉसिबल लगता है उतना ही मार्जिन ज्यादा लेते हैं, ये मेथड लगा रखा है। उसके बाद में मार्क टू मार्केट मार्जिन, हम मेंटेनेंस मार्जिन, अगर कभी भी मार्केट प्राइस गिरता है तो हम और मार्जिन मंगवा लेते हैं, मार्क टू मार्केट मार्जिन। उसके बाद में स्पेसिफिकेशन ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग लिमिट्स एंड ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ मार्जिन, मार्जिन आपको कब तक पे करना है उसकी लिमिट है। मार्जिन पूरा पूरा आपको देना पड़ेगा अपफ्रंट बेसिस पे। उसके बाद में वार बेस्ड मार्जिन सिस्टम आपने लगा दिया है। एडिशनल मार्जिन भी आपसे लिया जाएगा बैलेंस 1% केसेस के अंदर, और मार्जिन आपसे लिया जाता है T+1 बेसिस पे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से लिया जाता है। आधे पॉइंट तो मार्जिन रिलेटेड है। पहला पॉइंट कहता है कि आपसे मार्जिन कितना लिया जाएगा, उसके लिए सिक्योरिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है। फिर इंडिया में आ चुका है वार बेस्ड, फिर इन्होंने इन दोनों को ऐड करके बोला यहाँ पे वार बेस्ड मार्जिन सिस्टम हमने यहाँ पे ले दिया, जिससे कि रिस्क बहुत कम हो चुकी है। फिर हम एडिशनल मार्जिन भी लेते हैं जिसको मार्क टू मार्जिन कहा जाता है। फिर आपको मार्जिन कब तक पे करना है उसकी भी लिमिट दे रखी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देना पड़ता है T+1 बेसिस पे। मार्जिन आपको बाकी जनरली पूरा देना है अपफ्रंट बेसिस पे, मैं पहले मार्जिन दूंगा फिर मुझे ट्रांजैक्शन में एंटर करने दिया जाएगा। फिर आ जाता है एडिशनल मार्जिन भी स्पेसिफाई किए हुए हैं बैलेंस 1% केसेस में, जो रेयर केसेस हैं उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी होते हैं। मार्जिन के अलावा और क्या हो सकता है जिसके अंदर हमारा रिस्क मैनेजमेंट किया है? इंट्राडे ट्रेडिंग लिमिट एंड ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने एक्सपोजर तक ट्रांजैक्शन कर सकता है उसकी भी लिमिट है, इंट्राडे की भी लिमिट है। इंट्राडे लिमिट और ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट को मॉनिटर भी किया जाता है। तो पिछला पॉइंट हो गया हमने लिमिट लगाई है इंट्राडे और ग्रॉस एक्सपोजर पे। दूसरा पॉइंट कहता है कि हमने लिमिट के ऊपर क्या लगा रखा है, उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं। फिर आ जाता है हमने सर्किट भी लगाए कि अगर इससे ज्यादा ट्रेडिंग हुई तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उस दिन में ट्रेडिंग नहीं होगी। और हम डीएक्टिवेशन कर देते हैं अगर कभी भी किसी का भी एक्सपोजर एक्सीड हो रहा है, तो आपको एक लिमिट दे रखी है, आप उससे ज्यादा ट्रेड करोगे तो आपका टर्मिनली डीएक्टिवेट कर देंगे, फिर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। दीज आर रिस्क मैनेजमेंट इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपका जो रिस्क है वो आपको मैनेज करके चलना है। प्रोविजन ध्यान रखने के ज्यादातर प्रोविजन मार्जिन रिलेटेड ही है, फिर छोटे मोटे एक्सपोजर का लिमिट है उस पर हमने लिमिट को मॉनिटर भी करते हैं, एक्सेट्रा पॉइंट्स। और इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है इंपैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसी ऑन स्टॉक मार्केट। इसको बहुत अच्छे से आपको लिखवा के दिया है और बहुत अच्छे से हमने डिस्कस भी किया है कि किस प्रकार से होता है। एक बार लास्टली इसको डिस्कस करते हैं, विल बी डन। इसके बाद हमारा कुछ बचा ही नहीं, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आता है इंपैक्ट ऑफ, हाँ वही एक ही टॉपिक है, एकदम अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, फोकस वेरी केयरफुली। शुरू होता है सबसे पहला इंपैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसी। सबसे पहले फेड पॉलिसी। फेड पॉलिसी मतलब फेडरेट। फेडरेट क्या होता है यार, क्या होता है? The rate at which commercial banks borrow funds from the Federal Reserve. फेडरल रिजर्व से हम जिस रेट पे बोरो करते हैं उसे कहा जाता है फेड रेट, फेड पॉलिसी, ठीक है साहब। अब फेड रेट का हमसे क्या रिलेवेंस है? हमसे रिलेवेंस ये है कि अगर उन्होंने फेड रेट कम कर दिया, कभी भी फेड रेट कम हो गया है, तो फिर उस केस में हमारे शेयर मार्केट के लिए ये अच्छा है, ताकि लोग वहां से कम प्राइस पे बोरो करके यहां पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने फेड रेट को बढ़ा दिया है तो हमारे लिए ये रिस्की गेम है, बिकॉज अगर फेड रेट बढ़ चुका है, वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, तो पीपल फ्रॉम इंडिया विल बी पुलिंग आउट फंड्स, वो लोग सारे फंड्स को पुल आउट कर लेंगे, ये डर है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर फेड रेट उन्होंने बढ़ा दिया उस टाइम पे, तो हम उस टाइम पे यहां पे हमारे बॉन्ड के रेट्स को कम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से जिन लोगों ने बोरो करके इंडिया में इन्वेस्ट किया होगा वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और हम यहां पे बॉन्ड का रेट कम कर देंगे तो वो 100% पुल आउट कर लेंगे। तो ये 2-3 डायरेक्ट इंपैक्ट आते हैं फेड रेट का इंडिया पे। आई रिपीट अगेन, फेड रेट अगर बढ़ा तो हमारा शेयर मार्केट क्या होगा? गिरेगा, क्योंकि पुलिंग आउट फंड्स होगा। फेड रेट अगर गिरा तो आइडियली इंडियन का शेयर मार्केट बढ़ेगा, ठीक है सर। फेड रेट जब बढ़ा देते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है कि वो बॉन्ड रेट को कम नहीं कर सकते, ठीक है सर। उसके बाद में रेपो रेट, खैर आगे सारे क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई की बहुत सारी क्रेडिट पॉलिसी है। अब वो क्यों लाती है, ये सब भी पॉइंट यहां पर है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंडिया के अंदर तूफान इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रहेगी, प्राइस स्टेबिलिटी एंड बीओपी इक्विलिब्रियम, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। ये 5 क्या है? ये 5 पॉइंट दिए हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी से आप क्या करने की कोशिश करते हो इजीली। पहला, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करते हो। उसके बाद में एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, आप एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी रखते हो। आपका ये नहीं करोगे कि इंडियन रुपी और डॉलर बहुत ज्यादा डेफिसिट होता जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको स्टेबल रखें। प्राइस स्टेबिलिटी, इंडिया के अंदर के जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो, बहुत ज्यादा रिसेशन ना हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, के बीओपी में जो हम डेफिसिट में रहते हैं वो डेफिसिट में ना रहे। और लास्ट आता है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, कभी हमने मनी को बहुत ज्यादा ही सप्लाई कर दिया है तो उससे हमारे मनी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के साथ में। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना भी ड्यूटी किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी का। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी,
प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। अब आते हैं इनके एक्चुअली पावर पे। क्या क्या इनके पास पावर? इनके पास है रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है सब? रेपो रेट, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। रिवर्स रेपो, the rate at which RBI borrows money from commercial bank. SLR, CRR, the amount of money that the commercial bank has to keep with RBI, and SLR, the amount of money that commercial bank have to keep with itself. चलो एकदम आराम से। अगर मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन बढ़ाना है, तो उस केस में ये चारों चीजों को क्या किया जाएगा? कम। अगर ये चारों चीजें कम की तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा इन्फ्लेशन या फिर हम कह सकते हैं मनी सप्लाई बढ़ेगा। थोड़ा सा हम मनी सप्लाई पंप इन करना चाहते हैं इकोनॉमी में, तो चारों को कम करेंगे। हमें क्या करना है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो इन चारों को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो ये ऐसा इन्वर्सली रिलेटेड है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है तो इन चारों को कम कर दो, मार्केट में मनी सप्लाई कम करना है तो इन चारों को बढ़ा दो। बहुत जबरदस्त। इसके बाद में दो कंसेप्ट आते हैं और मोस्ट लाइकली लास्ट दो कंसेप्ट है आपके प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन चेक करने के दो तरीके। इन्फ्लेशन चेक करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हमने बहुत अच्छे से खोद के पढ़ा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमने उसके ऑर्गेनाइज पॉइंट्स बना दिए थे ताकि आपको कम से कम परेशानी हो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। चलो सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स पे आते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज कंप्यूटेड बाय कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा मिनिस्ट्री इसको करता है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया में हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री इसको करती है। उसके साथ में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लोग करते हैं होलसेल प्राइस का कैलकुलेशन। इट वाज अर्लियर डन ऑन वीकली बेसिस, अभी होता है मंथली बेसिस पे, ठीक है। उसके सेलिएंट चीजें क्या है? वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? 4-5, उसका बेस ईयर इज 4-5। ओके, सीपीआई की बाद में बात करेंगे। उसके बाद में आता है आइटम कितने इसके अंदर? 676। उसके कोटेशन आते हैं 5842, 5482 कोटेशंस इसके लिए लिए जाते हैं। 676 आइटम्स उसके अंदर होते हैं। दीज आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है, प्राइमरी, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अच्छे से समझना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3 लेवल पर रिलीज होते हैं। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्री लेबर एंड सीपीआई कंबाइन। तो आप समझो, इंडस्ट्रियल मतलब अर्बन, रूरल मतलब एग्रीकल्चर और कंबाइन मतलब कंबाइन। तो आप लिख सकते हैं सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल लेबर ब्रैकेट में अर्बन, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर ब्रैकेट में रूरल एंड लास्ट में सीपीआई कंबाइन। जो पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाता है दिस इज सीपीआई कंबाइन। अब इसको कौन कैलकुलेट करता है? तो सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल ये तो प्रॉपर मिनिस्ट्री जो कैलकुलेट करती है लेबर की, लेकिन इसको कंबाइन करता है स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। देखते हैं क्या है। वेल द फर्स्ट वर रिलीज बाय लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस मिनिस्ट्री का लेबर ब्यूरो, ये रूरल और अर्बन रिलीज करता है। फिर उनको कंबाइन करने का काम करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो 1 और 2 करता है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और इनको कंबाइन करने का काम करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। बेस ईयर इसका है 2012। इसके अंदर है रूरल में 448 एंड अर्बन में 460 आइटम्स। अब रुको, हमने जो बनाया था उसके अंदर बहुत क्लियरली सब चीजें लिखी है। थोड़ी और एडिशनल पॉइंट अगर हम डिफरेंसेस के अंदर आते हैं एकदम आराम से। तो पहला कह रहे हैं ये कि जो आपका WPI है वो सिर्फ किसके काम आता है? इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। लेकिन सीपीआई काम में आता है आपका इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नहीं, एक्चुअली एडजस्ट करने के लिए इनकम और एक्सपेंस। तो सीपीआई पब्लिक के लिए एक्चुअल काम आता है, एक्चुअली एडजस्ट करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंस, लेकिन WPI इज ओनली फॉर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। उसके बाद में WPI में आप सिर्फ क्या लेते हैं? होलसेल प्राइसेस, सिर्फ होलसेल प्राइसेस ली जाती है मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सीपीआई में एक्चुअली आप लेते हैं रिटेल प्राइस, जिससे के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारे कॉस्ट इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद में WPI के प्राइसेस कैलकुलेट किए जाते हैं वॉलंटरी बेसिस पे। अरे आपको क्या करना है? आपको इंडस्ट्रीज को फोन करना है, फैक्ट्रीज को इन्फॉर्मेशन दो, मिल जाएगा। लेकिन सीपीआई के प्राइस लेने के लिए आपको एक्चुअली करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन, जगह जगह जाना पड़ता है। एंड इसके बाद में आएगा सीपीआई कवर करता है सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को, लेकिन WPI कवर करता है सारे गुड्स को। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, इन सबको कवर करता है WPI। सीपीआई सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को कवर करता है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है सीपीआई वेज प्राइमरली बेस्ड ऑन नेशनल अकाउंट एंड एंटरप्राइज सर्वे डेटा। सीपीआई वेज आर डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा। द ब्यूटी इज
जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अभी चार्ट तो है नहीं यहाँ पे मेरे पास, आप सबके हाथ में चार्ट है, WPI, CPI, और इसके आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। इतना अच्छे से पढ़ना है, दोनों के ऊपर आए तो भी लिख दें, किसी एक पे आए तो भी हम लिख पाएंगे ना, सारे पॉइंट्स हमारे पास कि इसके अंदर गुड्स कितने होते हैं, इसका बेस ईयर कब का है, ये कौन सा कैलकुलेट करता है, गुड्स कौन से लेता है, इसको कैलकुलेट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, ये सब करते हैं हमारे पास, हर एक के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो जाते हैं। एंड दिस इज WPI एंड CPI, तूफान। इसके बाद में बस ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फेडरेट का या फिर इन सब का क्या इंपैक्ट होता है, इंपैक्ट ऑन पॉलिसीज इन इंडिया। एंड दिस इज चैप्टर नंबर